अब चलो पता करते हैं कि इनको ये सब करके मिला क्या, यानी इनके अचीवमेंट्स क्या थे। तो देखो, पहली अचीवमेंट इनकी ये थी कि इन्होंने इंडियन लोगों के दिमाग में ये फैक्ट बिठाया कि हम सब जहाँ रहते हैं वो कोई अलग अलग रीजन्स नहीं है, बल्कि एक कंट्री है। हम सब एक ही कंट्री के सिटीजन्स हैं। दूसरा, इन्होंने लोगों के सामने डेमोक्रेसी, सिविल लिबर्टीज, सेक्युलरिज्म और नेशनलिज्म जैसी आइडल्स को रखा। इससे लोगों के समझ आया कि अच्छा, डेमोक्रेसी जैसी भी कोई चीज होती है, और अच्छा, लोगों को ऐसी फ्रीडम्स भी होती हैं वगैरह वगैरह। ऐसी बातों को और इन राइट्स को इन लोगों के थ्रू अब लोग जानने लगे थे। तीसरा अचीवमेंट इनका ये था कि देखो, पहले इन्होंने ब्रिटिशर्स से कहा कि आप लोग ये पता करो कि इंडिया में पॉवर्टी क्यों आई है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा। लेकिन बाद में ये ही वो लोग थे जिन्होंने पॉवर्टी के असली रीजन का पता लगाया। देखो, 1757 के बाद से इंडिया का पैसा इंडिया से बाहर जा रहा था, लेकिन किसी ने इस बात को नहीं उठाया था। यही वो लोग थे जिन्होंने ये बताया कि अंग्रेज हमारे पैसे को हमारे देश से बाहर निकालकर अपने देश में लेके जा रहे हैं। चौथा, इन लोगों ने इस बात पर बार बार जोर दिया कि आप इंडियंस पर रूल कर रहे हो, तो आपको इंडियंस के वेलफेयर में भी काम करना होगा। और पांचवा, इनके एफर्ट्स की वजह से कुछ रिफॉर्म्स भी पास हुए, जैसे 1886 में पब्लिक सर्विस कमीशन अपॉइंट किया गया। सिविल सर्विस एग्जाम को इंडिया में भी कंडक्ट कराने के लिए रिजोल्यूशन पास किया गया। और तीसरा, 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट पास किया गया, जिसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए। इन लोगों की इतनी अचीवमेंट्स के बावजूद हमें इनका क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है। अब जरा उन पॉइंट्स की बात करते हैं जिनकी वजह से इनको क्रिटिसाइज किया जाता है। उसमें पहला पॉइंट ये है कि यह कहा गया कि ये लोग अपने अधिकारों की भी भीख मांगते हैं। पिटीशन और प्रेयर से गवर्नमेंट के कान पर जू भी नहीं रेंगने वाला था, और बहुत हद तक ये बात सही भी थी। लोगों ने माना कि इनके तरीकों से फ्रीडम कभी भी नहीं मिल सकेगी। दूसरा क्रिटिसिज्म का पॉइंट ये है कि ये लोग हमेशा कहते रहे कि इंडियंस के इंटरेस्ट या वेलफेयर में काम किया जाए। ये इस बात को समझने में फेल हो गए कि ब्रिटिशर्स और इंडियंस के इंटरेस्ट तो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। यानी अगर ब्रिटिशर्स इंडियंस का वेलफेयर देखेंगे तो उनका तो कोई फायदा नहीं है, और अंग्रेजों को सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे से मतलब था। तो वे लोग अपने लोगों की वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाने के लिए हमारे यहाँ के लोगों के रिसोर्सेज को यूज कर रहे थे। लेकिन हमारे इन नेताओं को यह बात अच्छे से समझ ही नहीं आई। तीसरा ये कि ये लोग कुछ चंद अर्बन यानी शहरी एजुकेटेड लोगों को ही इन्फ्लुएंस कर पाए, और आम जनता तक इनकी पहुंच कभी भी नहीं बनी। अब हम जरा ये देखते हैं कि इस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट का अर्ली नेशनलिस्ट के डोमिनेंस वाली कांग्रेस के लिए क्या एटीट्यूड था। शुरुआत में तो ब्रिटिशर्स कांग्रेस का सपोर्ट कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि ये तो अपना सपोर्ट करेगी और इंडियन सोसाइटी में जो कुछ भी हमारे खिलाफ होगा उसकी इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचा देगी, और हम इस तरीके से कोई बड़ा स्ट्रगल मूवमेंट होने नहीं देंगे। इसीलिए शुरुआत में कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कांग्रेस के सेशंस को भी अटेंड कर रहे थे। गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन तब यह चाह रहा था कि कांग्रेस सिर्फ सोशल अफेयर्स पर ध्यान दे, लेकिन जब कांग्रेस ने अपने पैर पसारे और पॉलिटी में भी पार्टिसिपेट करने लगी तो अंग्रेजों को कांग्रेस से दिक्कत होने लगी। अब 1890 के बाद कांग्रेस के सेशंस में भी भाग लेना उन्होंने बंद कर दिया। अब कांग्रेस के हर बात में नानुकुर करने यानी टांग अड़ाने से ब्रिटिशर्स के कान खड़े हो गए। उन्होंने सोचा कि अब कांग्रेस के इफेक्ट को कम करने की जरूरत है। इसके लिए उन्होंने कांग्रेस के विरोध में उठने वाले ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करना शुरू किया, और ऐसा करते करते उन्होंने सैयद अहमद खान और राजा शिव प्रसाद जैसे लीडर्स को अलग अलग ग्रुप बनाने के लिए भड़काया। अब हम कुछ प्रोमिनेंट अर्ली नेशनलिस्ट लीडर्स के बारे में अलग से बात करते हैं, जिनके बारे में अलग से बात करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि उनका रोल आगे आने वाले इंसिडेंट्स को भी अफेक्ट करेगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं दादा भाई नौरोजी के बारे में। दादा भाई नौरोजी 1825 से 1917 तक, इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये पारसी थे। मुंबई के एफिंस्टन कॉलेज में टीचिंग के बाद ये इंग्लैंड चले गए। 1869 में इंग्लैंड से मुंबई वापस आए। मुंबई वापस आने पर इन्हें मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और टाउन काउंसिल में इलेक्ट किया गया। आपको इसके साथ इनकी एक मैगजीन को भी याद रखना है जिसका नाम था धर्म मार्गदर्शक। इन्होंने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट और जमींदारों के अत्याचारों के विरोध में मूवमेंट शुरू किया। ये काफी एक्टिव थे। देखो, अब इनके कुछ इंपोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करते हैं। सबसे पहला ये था, जैसा मैंने आपको बताया कि ये इंग्लैंड चले गए थे, तो इंग्लैंड में ये एक तरीके से अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया थे, क्योंकि एम्बेसडर क्या करता है, अपनी कंट्री का एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन करता है और दूसरे देश में रुकता है। तो ये भी इंग्लैंड में रहकर हमारे कंट्री के लोगों के राइट्स के लिए फाइट कर रहे थे और उनकी बातों को हाउस ऑफ कॉमन्स के सामने रख रहे थे। हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक हाउस है, जैसे अपने यहाँ होते हैं वैसे। तो हाउस ऑफ कॉमन्स के सामने इन्होंने कई इंपोर्टेंट मुद्दों को रखा। इन्हीं के एफर्ट से सिविल सर्विस एग्जाम को इंडिया में भी करवाने का रिजोल्यूशन हाउस ऑफ कॉमन्स में पास हुआ।
और देखो 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में इन्हीं के प्रेसिडेंटशिप में सेल्फ गवर्नमेंट, बॉयकॉट, स्वदेशी और नेशनल एजुकेशन जैसे रिजोल्यूशन पास हुए। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था इनकी बुक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसके थ्रू इन्होंने यह बताया कि ये अंग्रेज हमारा सारा पैसा उठाकर इंग्लैंड ले जा रहे हैं और हमें गरीब बना रहे हैं। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, 1866 से 1915 तक। ये गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु भी माने जाते हैं। इनका जन्म कोल्हापुर में हुआ था। पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे। ये जस्टिस एमजी रानाडे से काफी प्रभावित थे। देखो रानाडे की दक्कन एजुकेशन सोसाइटी को भी इन्होंने ज्वाइन किया और इस सोसाइटी की तरफ से बेलवी कमीशन के आगे इंडिया का व्यू रखने के लिए ब्रिटेन भी गए थे। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस में इनका इंपॉर्टेंट रोल था। अब इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को अगर हम देखें तो इन्होंने गवर्नमेंट के आर्मी पर किए जा रहे बहुत ज्यादा खर्चे का विरोध किया था, कॉटन पर टैक्स का विरोध किया था और हाई पोस्ट पर अपॉइंटमेंट्स में इंडियंस के साथ किए जा रहे डिस्क्रिमिनेशन का भी विरोध किया था। 1909 के मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के पास होने में इनका काफी रोल था। बंगाल का विभाजन ना करने के लिए इन्होंने ब्रिटेन के लीडर्स के सामने दलीलें दी, उन्हें पार्टीशन ना करने के लिए कन्विंस करने की पूरी कोशिश की और इन्होंने टोल टैक्स कम करने के लिए भी काफी एफर्ट्स लगाए, लैंड रेवेन्यू को कम करने की भी कोशिश की। इस तरीके से इन्होंने काफी एक्टिवली कंट्रीब्यूट किया था। इसके बाद आते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी, 1848 से 1925 तक। इन्हें फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म भी बोला जाता है। इनके तरीके थोड़े अग्रेसिव ग्रुप जैसे लगते हैं, लेकिन याद रखना ये अर्ली नेशनलिस्ट में आते हैं। ये जर्नलिस्ट थे और एजुकेशनलिस्ट भी थे। इन्होंने सिविल सर्विस एग्जाम को पास किया था। बताओ उस वक्त इस एग्जाम को क्वालिफाई करना इतना टफ था, फिर भी इन्होंने इसको क्वालिफाई किया। इन्होंने आसाम के मजिस्ट्रेट के तौर पर काम किया था, लेकिन आगे चलकर इनको डिसमिस कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी जाति के आधार पर या नस्ल के आधार पर जो भेद किया जाता है उसका इन्होंने विरोध किया था। 1921 में बंगाल के गवर्नर ने इन्हें सेल्फ गवर्नमेंट एंड हेल्थ के मिनिस्टर के तौर पर अपॉइंट किया था। अब इनका कंट्रीब्यूशन देखें तो काफी इंपोर्टेंट है। देखो 1876 में इन्होंने ब्रिटिशर्स की गलत पॉलिसीज को अपोज करने के लिए इंडियन एसोसिएशन बनाया। इसके जरिए ये पॉलिटिकल अवेयरनेस फैलाने लगे और लोगों में यूनिटी बढ़ाने की कोशिश करने लगे। 1883 में इन्होंने इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाई। इस कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस का रोल मॉडल कहा जाता है, मतलब ये कांग्रेस से पहले ये सबसे बड़ा ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन था। फिर 1886 में इसको कांग्रेस में ही मर्ज कर लिया गया। ये एक न्यूज़पेपर बंगाली को एडिट किया करते थे। इस न्यूज़पेपर का नाम आपको याद रखना है। इन्होंने आर्म्स एक्ट, लाइसेंस एक्ट, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, इन सब के खिलाफ आंदोलन किया था। इस प्रकार ये कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स थे। देखो इन लोगों ने जो भी काम किए उनसे कुछ हुआ या नहीं हुआ ये देखने के बजाय हमें ये देखना है इन्होंने एक शुरुआत तो की। देखो कोई भी संस्था हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब किसी बड़ी संस्था के खिलाफ कोई अपोजिशन में कुछ करता है तो उसमें पहले धीरे धीरे शुरुआत की जाती है, तो इनको पूरी तरीके से गलत हम नहीं कहेंगे। आई होप आपको यहाँ तक ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आंसर करूंगी। आज की वीडियो में इतना ही।